Worried about your biology preparation for CSIR NET, GATE, DBT JRF, NEET, IIT JAM, MSc, BSc, etc.? Join the channel for the one-stop solution for the free and complete preparation of all your exams. मैं दीपशिखा गोस्वामी बनाऊंगी आपकी प्रेपरेशन को आसान। Hi everyone, good afternoon. Okay. Hi guys, good afternoon. सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। सो बेसिकली इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट CSIR के आंसर की को विद एक्सप्लेनेशन। तो आंसर कीज हम देख रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर्स देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं उनका। बट इस सेशन में क्या डिफरेंट है, इस सेशन में बेसिकली मैं आपको ये बताने वाली हूँ। सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टिल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो वेयर CSIR हैज बीन रिपीटिंग क्वेश्चंस, they have been repeating questions, they have been repeating topics and what not। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आप सिर्फ तभी एनालाइज कर सकते हो या सिर्फ आप तभी समझ सकते हो जब आप उस लेवल पे जाके पढ़ाई कर रहे हो या जब आप उस जगह पे जाके देख पा रहे हो दिमाग में कि मतलब किस तरीके से आपको वहां पे रिपीटिशन दिखाई देता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने तरीके से करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि करिए हमारे तरीके से सवालों को, ठीक है। तो अगर आप हमारे तरीके से करते हो तो आपको ये पता होता है कि PYQ करने का तरीका क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का तरीका कभी भी ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। तो मैं आपको बेसिकली कोशिश करूंगी इस सेशन में ये सिखाने की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमको देखना कैसे होता है, 1। सेकंड, कितना ज्यादा रिपीटिशन आपको मिलता है CSIR से। इस बार के पेपर में भी मिला है और ऐसे सिर्फ एक दो क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून जी, हंसराज, रेनू जी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। ओके, 1 सेकेंड। बिफोर शुरुआत करने के पहले आप देख सकते हो कि अनअकैडमी कॉम्बैट सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है उसका आज फर्स्ट सेशन था। इट वाज ग्रेट, ठीक है। देयर वर 2 विनर्स फॉर द फर्स्ट सेशन। उनको उनके प्राइजेस जो है बहुत जल्दी पहुंचा दिए जाएंगे। जो उसके बाद के सेशन से 8th, 9th, 10th उनके लिए टाइमिंग्स हमने थोड़ा शिफ्ट किया है। सो अब जो सेशंस होंगे वो 10 PM पे होंगे। 10 बजे रात में मैं आप लोगों से मिलूंगी और ये आपके फ्री सेशन है, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको हर टेस्ट में बेसिकली 2 विनर्स होंगे, ठीक है। उनको उनके प्राइजेस दिए जाएंगे, बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस जो है उनको पहुंचा दिए जाएंगे। फ्री है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस लॉग इन करने के बाद में एनरोल करने के लिए dgoswami06 ये कोड यूज करना है, ठीक है। और अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो आप। अनअकैडमी, टेलीग्राम दोनों जगह पे मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रही हूँ, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस सेशन के डिस्क्रिप्शन जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें फर्स्ट कमेंट में मैं आपको इसका लिंक जो है वो पिन कर दूंगी। इसके अलावा आज शाम को देयर इज अ सेशन 6 PM पे, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो हाउ डिड आई क्रैक ऑल द इंटरव्यूज इंडिया एंड अब्रॉड। सो बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अब अप्लाई कर रहे होंगे बहुत अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज के लिए, लाइक इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, ठीक है। आप लोग इंटरव्यूज दे रहे होंगे और बहुत सारे आप में से एट टाइम्स बच्चे होते हैं जो इंटरव्यूज देते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारा इंटरव्यूज में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लाइक यू हैव बीन गिविंग इंटरव्यूज बट यू डू नॉट नो कि व्हाई आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। तो दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ माइन, आज जो शाम को सेशन है, ये अगेन ये फ्री सेशन है, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है, बस आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो आप इसमें आ सकते हो, आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल ये आपके लिए रहने वाला है, इंडिया अब्रॉड, क्योंकि मुझे दोनों ही जगह के इंटरव्यूज का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैंने क्रैक किए हैं वो। तो आई कैन बी अ वेरी गुड पर्सन जो आपको इस चीजों के बारे में गाइड कर सके। अब शुरुआत करते हैं अपने सेशन के साथ में। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम सेल सिग्नलिंग के क्वेश्चन, जो आपका सेल सिग्नलिंग वाला यूनिट 4 सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, उस यूनिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर टुडे। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं आप, लेशमानिया मेजर अ कॉजेटिव प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ क्यूटेनियस लेशमानियासिस, ठीक है। ये रिजाइड करता है एंड मल्टीप्लाइज विद इन द फेगोसोम ऑफ मैक्रोफेजेस। ओके, ये क्या कर रहा है, ये रिजाइड कर रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है कहाँ पे, जो मैक्रोफेज के फेगोसोम है उनके अंदर, ठीक है।
Resistance to the infection correlates very well with the development of TH1 response. मतलब कि जो आपका इन्फेक्शन है उससे रेजिस्टेंस जो मिल रहा है उसका बहुत एक अच्छा कोरिलेशन होता है किसके साथ में, TH1 के जनरेशन, TH1 के डेवलपमेंट के साथ में, TH1 के रिस्पॉन्स के साथ में, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस हाइपोथेसिस, अब ये चीज को हम अगर प्रूव करना चाहते हैं तो क्या किया गया, 3 ग्रुप्स ऑफ बाल्बी सी माइस वर टेकन, ठीक है, 3 ग्रुप ऑफ बाल्बी सी माइस को लिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक था आपका कंट्रोल ग्रुप, एक था आपका इंटरफेरॉन पॉजिटिव, ओके, इंटरफेरॉन ग्रुप, और दूसरा था आपका तीसरा था आपका इंटरल्यूकिन वाला ग्रुप, ओके। इन तीनों को यहाँ पे लिया गया है। अब इन तीनों को लेने के बाद में आपका क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, क्या बता रहे हैं एग्जैक्टली आपको, कि ऑल द ग्रुप्स वर इन्फेक्टेड विद लेशमैनिया मेजर एंड देन पैरासाइट लोड वाज मेजर्ड इन ईच ग्रुप आफ्टर 4 वीक्स। क्या किया यहाँ पे इन्होंने कि तीनों को ही लेशमैनिया मेजर से इन्फेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद पैरासाइट लोड जो होता है उसको, मतलब कि इन्फेक्शन का ये है, उसको आपको उसको चेक किया गया, उसको मेजर किया गया इन ईच ग्रुप आफ्टर 4 वीक्स, 4 वीक्स के बाद में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स विल जस्टिफाई द एक्सपेरिमेंटल आउटकम कन्फर्मिंग द हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सी चीज जस्टिफाई करेगी। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेशमैनिया का अगर इन्फेक्शन होगा, TH1 का रिस्पॉन्स यहाँ पे उसके साथ में जेनरेट हो रहा है, या उसकी जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है उसको, उसका इसके साथ में एक बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ, आपको अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में चीजें पता होंगी, तो TH1 जो है वो आपका TH, TH इज आपको उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं TH1 में, TH2 में, ठीक है। जो TH1 होता है उसका रिलेशन होता है इंटरफेरोन गामा के साथ में, IFN गामा के साथ में, और जो TH2 होता है उसका रिलेशन होता है आपका इंटरल्यूकिन्स के साथ में, इंटरल्यूकिन 4, 5, 10 एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं इस हाइपोथेसिस को, आप ऑप्शन 3 की तरफ देखिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरासिटिक लोड जो है वो कंट्रोल में इतना रहा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। इंटरफेरॉन गामा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे TH1 रिस्पॉन्स के साथ में इसका सिनेरियो है, तो TH1 के साथ में क्या बढ़ना चाहिए, इफ वी नो कि TH1 का रिलेशन है इंटरफेरॉन गामा के साथ में, दैट मीन्स कि इंटरफेरॉन गामा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, नॉट इंटरल्यूकिन 4 उतना ज्यादा। तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन 3, जहां पे आपको दिखेगा कि TH1 मतलब जो इंटरफेरॉन गामा है वो इंक्रीज हो रहा है, बाकी कहीं पे भी आपको इंटरफेरॉन गामा एज कंपेयर टू कंट्रोल एंड इंटरल्यूकिन 4 जो है वो बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उसके लिए बस आपको ये बेसिक्स पता होने थे, ये पता है, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज, receptor tyrosine kinase forms a large and important class of cell surface receptors whose ligands are soluble or membrane bound protein or peptide hormones, ठीक है। मतलब कि जिसके लाइगेंड्स जो होते हैं वो या तो सॉल्युबल हो सकते हैं या फिर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये है आपका 2020 जून के पेपर का क्वेश्चन, मतलब जो अभी नवंबर में हुआ था पेपर उसका क्वेश्चन। और इसी का सेम काउंटर पार्ट में आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु से कि मैम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ टाइप ऑफ, ये आपका 2017 और 18 का पेपर है, आई एम नॉट श्योर, एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बट ये CSIR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है। ऑलराइट, सो हाय अदिति, गुड आफ्टरनून। अदिति मैं तुम्हें 15 मिनट से कॉल करूँ क्या, चलेगा, है ना, मैं सेशन के बीच में थी। हाँ हाँ, बस उन्हें नोट और 15 मिनट में कॉल करती हूँ, ठीक है, ओके ओके।
ओके, so there was some this thing. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इन अ टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे लाइगेंड बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ अ रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेज, ठीक है। दिस काइनेज may be an intrinsic part of the receptor protein or tightly bound to the receptor, ठीक। रिसेप्टर्स बेसिकली आपको यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और वो आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, जो हमारा इस बार का पेपर था 2020 का, उसमें क्या लिखा है, ऑल आरटीकेज आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइगेंड बाइंडिंग साइट एंड अ साइटोसोलिक डोमेन, मतलब कि सारे के सारे आरटीके आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जहां पे एक एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है, दिस वन एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग साइट, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, और ये आपका साइटोसोलिक डोमेन होता है एक, ठीक है, जो कि जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये रहा आपका 2020 का सवाल। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट आप इसका पढ़ोगे तो बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड कॉजेज मोस्ट आरटीकेज टू डाइमराइज, मतलब जब लाइगेंड आके यहाँ पे बाइंड करता है उसके कारण यहाँ पे इनका रिसेप्टर्स का डाइमर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके पेपर की तरफ, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट, ऑल आरटीकेज हैव 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स इन एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन कंटेनिंग लाइगेंड बाइंडिंग साइट, ठीक है, एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग साइट, उसके बाद में ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड द साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट जिसके पास में प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, साइटोसोलिक सेगमेंट जिसके पास में प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है, ठीक है। लगभग सेम स्टेटमेंट है, अब एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट उठा के नहीं दे देंगे, लेकिन बहुत हद तक सेम स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, मोस्ट आरटीकेज आर मोनोमेरिक एंड लाइगेंड बाइंडिंग टू द एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर डायमंड्स, वहां पे भी सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जब लाइगेंड आके यहाँ पे बाइंड करता है उसके कारण आपका रिसेप्टर जो है वो डाइमेराइज करता है। इससे ज्यादा और कितना सिमिलैरिटी, मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिमिलैरिटी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखेगी, ठीक है। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। अब अगर आपने इसके बाद में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा डिटेल में, आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे। नहीं पढ़ा होगा तो आप यही बोलोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहाँ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, cytosolic tyrosine kinase phosphorylates a distinct set of tyrosine residues in the cytosolic domain of the dimer। तो गाइस साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज नहीं होता, ये आपका साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज अगर बोल रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर के बारे में, जहां पे देखिए दो सिनेरियो होता है, एक होता है जहां पे ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये आपका रिसेप्टर है और रिसेप्टर के साइटोसोलिक डोमेन में खुद के अंदर इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो होता है जहां पे दिस इज मेम्ब्रेन, दिस इज रिसेप्टर, रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक डोमेन है उसके साथ में कोई साइटोसोल में प्रेजेंट होने वाला एंजाइम आके एसोसिएट हो और फिर वो वहां पे काम करे। तो ये जो पहला सिनेरियो है, दिस बिलोंग्स टू रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंड दिस सिनेरियो बिलोंग्स टू टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, ठीक है। कोई एंजाइम से एसोसिएट कर रहा है रिसेप्टर, उसकी खुद के अंदर वो एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेट अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ, तो यहाँ पे साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज नहीं करता आरटीके में, यहाँ पे उसके अंदर खुद के अंदर वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था, दिस डोमेन, मतलब इंट्रिंसिकली जो प्रेजेंट है, तो दैट शोज ये स्टेटमेंट 3 जो है वो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, adapter proteins and enzymes involved in signaling pathways bind to different phosphotyrosine residues via a conserved polypeptide domain called SH2 domain। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ इसका सिनेरियो। ये आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का वर्किंग है मॉडल है, ठीक है। ये आपका लाइगेंड आया, लाइगेंड आके यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से इसने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से किसका हुआ, डाइमराइजेशन, यहाँ पे डाइमराइजेशन हुआ। उसके बाद जो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है टायरोसिन काइनेज, काइनेज एक्टिविटी मतलब फॉस्फोराइलेशन करवाएगी, फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में आपकी जो बाकी के अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो इससे आके बाइंड करते हैं। अब जो बाइंड करते हैं वो किस पर्टिकुलर सब यूनिट से या किस पर्टिकुलर डोमेन के कारण बाइंड कर पाते हैं, तो आप यहाँ देखिए एक स्पेसिफिक SH2 डोमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, SRC होमोलॉजी 2 जिसका नाम होता है, जिसकी
प्रेजेंस के कारण ये इससे आराम से बाइंड कर पाते हैं, ठीक है। एक डॉकिंग साइट की तरह काम करता है फॉस्फोटाइरोसिन रेजिड्यू, किसके लिए? SH2 डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स के लिए। ये सब चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में अनअकैडमी पे जब मैं CSIR का कोर्स करा रही थी, सेल सिग्नलिंग वाला, तब ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। अगर आप चाहते हो आप मुझसे वहां पे पढ़ सकते हो सब कुछ डिटेल में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ आपको बता दिया मैंने, SH2 डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स, यस वेरी मच SH2 डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The following statements are made with reference to characteristics of glycosaminoglycans and proteoglycans, ठीक है। GAGs और आपके प्रोटियोग्लाइकेंस जो होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। बहुत डिटेल में हमने इनका काम पढ़ा है कि कैसे इनका डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। विच आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ऑलराइट। अब क्या होता है यहाँ पे सिनेरियो, इनमें से कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग पॉलीसैकेराइड चेन होती है जो कि रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट ऑफ एन अमाइनो शुगर एंड अ यूरोनिक एसिड, इससे मिलके बनी होती है। तो अगर आपको थोड़ा भी इनके स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तो आपको पता है कि GAGs जो होते हैं एग्जैक्टली वो बहुत लॉन्ग पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड यूनिट का वहां पर रिपीटिशन प्रेजेंट होता है, एक अमाइनो शुगर जो होती है वो प्रेजेंट होती है और एक यूरोनिक एसिड, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हाइलुरोनिक एसिड all glycosaminoglycans are covalently attached to protein as proteoglycans। ये आपका CSIR में रिपीटेड क्वेश्चन से आया हुआ स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो कुछ ऐसा था कि इनमें से इन चारों में से कौन कोवेलेंटली बाइंड नहीं होता, ठीक है, कोवेलेंटली अटैच्ड नहीं होता। और ऑप्शंस आपके पास थे हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाए गए। केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हाइलुरोन मॉलिक्यूल्स एंड देयर वाज वन मोर इसी तरीके का आपके मॉलिक्यूल का नाम था, ठीक है। आई थिंक डर्मेटन सल्फेट, यस, ये आपका बाकी का जो पॉइंटर था वो था। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, आप इसे सही कर लोगे। उसके बाद में तो वो क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी नेक्स्ट सेशन में। तो एक वो आपका CSIR का रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन से स्टेटमेंट है। दूसरा ये क्वेश्चन भी आपका सेम CSIR का प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, जहां पे आपका प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस के बारे में बात की गई है और किस तरीके से वो अटैच्ड होते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन 2, GAGs आर लॉन्ग ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक रिपीटिंग डाइसैकेराइड ऑफ सैलिक एसिड एंड ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐसे इस तरीके से पढ़ोगे इनको देखते हुए तो आपको पता होगा कि आपसे ये इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आप कैसे ही नहीं पढ़ोगे वो चीज, इससे ज्यादा रिपीट वो क्या ही करके देंगे आपको। आप समझ रहे हो मेरी बात, मतलब थोड़ा तो आपको भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है ना। अब बिल्कुल दिमाग बंद करके पढ़ाई करोगे तो मतलब नहीं ही चल पाएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट 2 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड इस क्वेश्चन का जो CSIR में अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका स्टेटमेंट यही था, मतलब हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो कोवेलेंटली अटैच्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से रिपीटिशन हुआ, रिपीटेड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन लेस कार्बोहाइड्रेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड चेन्स, मतलब कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें जो चीज लास्ट में लिखी होती है उसमें वो चीज ज्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा होगी और ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस में आपके कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो वही लिखा है यहाँ पे भी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन लेस कार्बोहाइड्रेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड chains, whereas proteoglycans contain more carbohydrate in the form of long branched glycosaminoglycans chain, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। फोर्थ स्टेटमेंट, लाइक ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे कि आपका ओ लिंक्ड एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन वाला सिनेरियो होता है, इन प्रोटियोग्लाइकेंस ऑल्सो ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस आर लिंक्ड टू सीरीन और थ्रियोनिन एंड एस्पैरेजीन रेजिड्यू विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, तो दैट मेक्स इट अ राइट आंसर, क्योंकि हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया था।
ओके, अब कुछ चीजें पढ़ लीजिए इसके बारे में, क्योंकि 2-3 बार आपका ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो आगे भी रिपीट होने के ऑफ कोर्स चांसेस है। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेन। ग्लाइकोप्रोटीन में प्राइमरी प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन प्लस सम CHO। यहाँ पे प्राइमरीली आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसके बाद में CHO चेन्स में बी नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज प्रोटियोग्लाइकेन के सिनेरियो में। ग्लाइकोप्रोटीन में शॉर्ट चेन्स, ब्रांच्ड, न्यूट्रल और नेगेटिव, नो रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स। प्रोटियोग्लाइकेन के सिनेरियो में लॉन्ग चेन्स, लीनियर, नेगेटिवली चार्ज्ड, रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेन। ये एग्जैक्टली ये सब चीजें मैं आप लोगों को अपने क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। ये सब चार्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे जब मैं आपको सेशन में पढ़ा रही थी, और यहीं से आपके क्वेश्चंस उठ के आए हैं। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से प्रोटियोग्लाइकेन सिनेरियो दिखाया जा रहा है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे इनका प्रेजेंट है, ठीक है। आगे यहाँ देख सकते हैं, दिस इज हाइलुरोनिन मॉलिक्यूल, दिस वन, दिस इज लिंकर प्रोटीन जिसको जो कि अटैच करवाती है। केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकेन है ये, ठीक है। इस तरीके से एग्रीगेशन यहाँ पे इनका प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको GAGs जो है ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेन्स, उनके बारे में कुछ चीजें बताई हैं। आप इसको सेशन को बाद में रोक के पढ़ सकते हैं। हाइलुरोनेट लोकलाइजेशन कहाँ होता है और क्या एग्जैक्टली सिनेरियो है, मतलब लार्ज पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, क्या इनका स्पेसिफिक बातें हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैन रीच 1 मिलियन डाल्टन्स, ही हाई शॉक एब्जॉर्बिंग कैरेक्टर, ठीक है, और सिंथेसाइज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय 3 हाइलुरोनिन सिंथेस। इस तरीके से कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के बारे में बात करते हैं। मोस्ट अबंडेंट GAG होता है, प्रिंसिपली एसोसिएटेड विद प्रोटीन टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकेन्स। The sulfation of chondroitin sulfates occur on the C2 position of uronic acid residue and C4 and और C6 position of Galnac residues, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ बातें हो गई। इसी तरीके से आपको हेपेरिन सल्फेट, हेपेरिन, डर्मेटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो ये होता है तरीका आपके क्वेश्चंस को करने का। दिस इज द राइट वे टू अप्रोच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैं ऐसे ही आपको सारे के सारे सेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाने वाली हूँ। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर देखा, दैट इज नॉट द वे, बिकॉज उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। कुछ समय के बाद दोबारा आप उस सवाल को देखोगे तो शायद फिर से आप उसका गलत आंसर लगाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा कि आपने उसको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया होगा, पूरा डिटेल उसके बारे में आगे पीछे सब कुछ पढ़ा होगा, फिर आप उसके बारे में गलत, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आप दोबारा गलत करोगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। सेम तरीके की बातें आपसे की गई हैं वहां पे भी, किस तरीके से आपका GAGs होते हैं, कैसे प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगेन देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम कैंसर, ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर सेल्स वर ट्रीटेड विद ड्रग A एंड ड्रग B इन ऑर्डर टू चेक द एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ठीक है। क्या किया, प्रोस्टेट कैंसर सेल थी, है ना, मान लीजिए ये कैंसर सेल्स है आपका, इनको ड्रग A से और ड्रग B से हमने ट्रीट किया है, ठीक। किस लिए, अगर हमको ये चेक करना है कि ड्रग A कितना ज्यादा एफिशिएंट है कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए, या ड्रग B कितनी ज्यादा एफिशिएंट है इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, सेल्स की ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन, ये रिजल्ट आपको मिला, क्या मिला, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हमने ड्रग A को यूज किया है तो क्लीव्ड कैस्पेज, कैस्पेज का जो लेवल 8 है वो बढ़ चुका है। मतलब कि कैस्पेज 8 अगर आपको पता होगा तो जो एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस का कौन सा, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, उसमें कैस्पेज 8 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये आपका एपोप्टोसिस सिनेरियो दिखा रहा है। क्लीव्ड कैस्पेज 9, कैस्पेज 9 जो है, जो कि आपका इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस में यूज होता है, उसका लेवल कम हो चुका है। बीटा कैटेनिन का लेवल जो है वो बढ़ा है, और साइक्लिन D1 का लेवल जो है वो कम हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो क्लीव्ड कैस्पेज 8 मतलब एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस यहाँ पे कम हो गई बहुत ज्यादा ड्रग B के सिनेरियो में। इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस जो है वो बढ़ गई, ठीक है। बीटा कैटेनिन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, और साइक्लिन D1 जो है, मतलब कि साइक्लिन्स और CDKs का रोल होता है आपका सेल साइकिल में, ठीक है। एपोप्टोसिस इज अ लाइक ऑपोजिट सॉर्ट ऑफ फिनोमिना, जो कि हमारा सेल साइकिल के ऑपोजिट का। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल का डेथ हो जा रही है तो उसका प्रोलिफेरेशन थोड़ी ना हो रहा है,
ठीक है। तो सेल साइकिल का ऑपोजिट सा फिनोमेना है आपका एपोप्टोसिस। देन देयर इज आपका सेल साइकिल D1 मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेल साइकिल से रिलेशन एंड बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन का रिलेशन है आपका जो WNT सिग्नलिंग पाथवे होता है उसके साथ में, ठीक है। अब इनमें से कौन सी बात जो है वो नॉट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, ड्रग ए टारगेट्स द WNT सिग्नलिंग पाथवे। ड्रग ए जो है आपका वो WNT सिग्नलिंग पाथवे को टारगेट करे। अगर ये WNT सिग्नलिंग पाथवे को टारगेट कर रही होती तो क्या आपका बीटा कैटेनिन का लेवल इतना हाई होता कभी भी नहीं होता, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि बीटा कैटेनिन का रिलेशन WNT पाथवे के साथ में है, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था। तो ड्रग ए इज नॉट टारगेटिंग बीटा कैटेनिन, ड्रग बी इज टारगेटिंग बीटा कैटेनिन एंड द WNT signaling pathway but does not lead to death of the cells, but does not lead to death of the cells, that is not sufficient, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट एंड द राइट आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ड्रग बी की अगर मैं बात करती हूँ, इट टारगेट्स द WNT सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है, बिल्कुल ये टारगेट करे WNT सिग्नलिंग पाथवे को एंड लीड्स टू G1 सेल साइकिल अरेस्ट। G1 सेल साइकिल अरेस्ट को ये आपका करवा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है साइक्लिन D1 का लेवल यहाँ पे कम हो चुका है तो यहाँ पे अरेस्ट करवाएगा, बिल्कुल। थर्ड, बोथ ड्रग्स ए एंड बी लीड टू सेल डेथ बट टारगेट डिफरेंट एपोप्टोटिक पाथवे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही एपोप्टोसिस करवा रहे हैं, लेकिन कहीं पे ये आपका टारगेट कर रहा है, ये आपका टारगेट कर रहा है इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे को और ये टारगेट कर रहा है एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, ड्रग ए किल्स सेल्स वाया द माइटोकॉन्ड्रियल इंडिपेंडेंट पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे आपको यदि पता होगा थोड़ा बहुत भी तो वो होता है इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस, ठीक है। इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस में आपके माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है और वहीं पे आपके साइटोक्रोम C का रोल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ड्रग ए जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल इंडिपेंडेंट पाथवे की मदद से काम कर रहा है, उसकी मदद से डेथ करवा रहा है। एक सेकेंड, kills cells via the mitochondrial independent pathway, yes, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडेंट पाथवे है वो है आपका दिस वन इंट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल इंडिपेंडेंट पाथवे इज एक्सट्रिंसिक, दैट इज व्हाई इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा है और इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे कम हो रहा है। दैट शोज कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमको समझ में ये आई यहाँ पे दो चीजें, दो मैं आपको बताने की कोशिश की। पहली चीज कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं, ठीक है, मतलब डेफिनेटली विद डेफिनेट मैं उसके साथ आपको दिखा सकती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी, अभी तो सिर्फ एक दो दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे, आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे सेशन लेने वाली हूँ, मैं आई कीप शोइंग यू कि कितना ज्यादा रिपीटेशन होता है। वो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि रिपीट नहीं होता, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके पढ़ने के तरीके में कहीं कोई खामी है, कहीं कोई कमी है। ये ईगो पे लेने वाली बात नहीं होती है, ये समझने की बात होती है, ठीक है। सो आप तभी सीखते हो जब आप अपना ईगो को साइड में रख के पढ़ो, नहीं तो ईगो ही आड़े आ जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज आपको रिपीट होते हैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट इज टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्वेश्चंस वहां से आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको सेशन को देखिएगा, आई एम श्योर ये आपको बहुत ज्यादा एनरिचिंग सेशन लगेगा और ऐसे ही मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा एनरिचिंग सेशंस प्रोवाइड करवाते रहूंगी। बाकी अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको फ्री कोर्सेज जहाँ पे ले रही हूँ, सॉरी फ्री क्लासेस भी जहाँ पे हमारी चल रही हैं और जहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बैच कोर्स में भी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी कॉम्बैट सीरीज चल रही है जहाँ पे टेस्ट है बेसिकली, ठीक है, और इसमें विनर्स जो टॉप 2 विनर्स होंगे उनके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस हैं। तो ये कल 8, 9, 10 तारीख को रात में 10 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगी। आज का टेस्ट ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी डन। सो 8th, 9th, 10th 10 PM आई विल सी यू गाइज, ठीक है, मिल जाइएगा। फ्री सेशंस है, ज्वाइन करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम आईडीज @DGoswami6 या फिर आप दीपशिका गोस्वामी नाम सर्च कर सकते हैं या फिर @bio_DGArmy, ओके, या फिर क्रैक CSIR नेट पे दीपशिका गोस्वामी कैसे भी सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए और आज शाम को 7 बजे ये आपका सेशन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक केयर एवरीवन, सी यू। अगर आप प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड DGoswami06 फॉर 10% डिस्काउंट, जिससे कि क्लासेस के बाद में भी मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीजें जो है लाइक थ्रू आउट हम गाइडेंस में आप लोग को प्रोवाइड करते रहूँ। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आप मुझे, अगर कोई डाउट है टेलीग्राम या अनअकैडमी में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। टेक केयर गाइस, विल सी यू एट 6 PM फ्री सेशन, बाय।